Assalamu alaikum. Till now we have discussed problem number 11.3, 11.4, 11.5, oh sorry, 11.1, 11.2 and 11.4. Now we are going to discuss problem number 11.5. This problem is a little bit different from the earlier ones. अगर मैं उसको सादा लफ्ज़ों में बता दूं, टॉपिक सेम है, कंटेंट सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसका तरीका मुख्तलिफ होगा। अगर आपको बचपन याद हो अपना, तो बचपन में आप लोगों से एक जब काउंटिंग लिखवाई जाती थी तो बाज़ का आपको कहा जाता था राइट 1 to 100 एंड समटाइम्स यू वर सपोज टू राइट फ्रॉम 100 to 1। तो सेम इज द सिनेरियो हियर। अभी तक आप लोगों को कहा जा रहा था कि स्टॉक होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनाएं, इंफॉर्मेशन गिवन होती थी और आपको कहा जाता था स्टॉक होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट बना दें। अब प्रॉब्लम नंबर 11.15 में जो डिफरेंस है वो ये है कि आपको स्टॉक होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट गिवन है और आपको कहा गया है कि इंफॉर्मेशन बता दें कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, डिविडेंड कितना पे किया था, लीगल कैपिटल कितना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब ये अगर सवाल आप तब कर सकेंगे कि अगर आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। दैट्स वाई मैंने अभी तक आपको 3 क्वेश्चन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी के करवाए कि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएं। नाउ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू द अर्लियर वन। वहां सिर्फ आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन होती थी, आप उसको सिर्फ अरेंज करते थे और आपके कैलकुलेशन हो जाती थी, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट बन जाती थी। यहाँ गिवन है, आपके पास इक्विटी स्टेटमेंट गिवन है। नाउ यू नीड टू फाइंड relevant information which is given to you in instructions. Let's start problem number 11.5, the year end. Problem number 11.5, पेज नंबर 517, 11.5 ए की बात कर रहे हैं हम लोग। द ईयर एंड बैलेंस शीट ऑफ स्मिथफील्ड प्रोडक्ट्स इंक्लूड द फॉलोइंग स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन विच सर्टेन विद सर्टेन डिटेल्स ओमिटेड। कुछ चीजें उसने छुपा दी हैं और बाकी उसने आपको स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की इंफॉर्मेशन गिवन है। एंड इंस्ट्रक्शंस में देखें, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन कंप्यूट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले अब वो कहता है कि जी मैंने आपको स्टॉक होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट का एक पोर्शन दे दिया है, कुछ डिटेल ओमिट कर दिया है, रेज कर दी है, छुपा दी है, और आपको रिक्वायर क्या है कि उस इंफॉर्मेशन से आपने ये फॉलोइंग चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपने जो चीज कैलकुलेट करनी है, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हैव बीन इशूड। आपने सबसे पहले बताना है कि आपने प्रेफर्ड स्टॉक कितना इशू किया, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए। इसके लिए अगर आप लोगों को याद हो तो स्टॉक होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट में आपके पास क्या चीज इंफॉर्मेशन गिवन होती थी, आपको बताया जाता था इतने शेयर्स इशू किए, एक की वैल्यू ये थी पार वैल्यू। आप क्या करते थे, शेयर्स को पार वैल्यू से डिवाइड करते थे और स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक की टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे, इश्यूएंस कितनी वैल्यू हुई है। अब यहाँ पे आपके पास टोटल वैल्यू गिवन है, पार वैल्यू भी गिवन है। अब आपने ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू कितने किए। वहां आप मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ हम लोग डिवाइड कर रहे होंगे। तो लेट्स डू इट। मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ आपको शो कर देता हूँ, साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप अपना क्वेश्चन देख लें तो क्वेश्चन में आपके पास जो पार वैल्यू गिवन है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की वैल्यू गिवन है, वो देखें तो 2,04 मिलियन गिवन है। 2.4 मिलियन अगर आप वैल्यू देख लें तो ये आपके पास गिवन है कि जी आपके पास इतना स्टॉक अवेलेबल है, 2.4 मिलियन। साथ ही उसने आपको पार वैल्यू बता दी, उसकी पार वैल्यू उसने बताई है आपको 100। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देंगे पार वैल्यू के साथ, तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ प्रेफर्ड शेयर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। वो कितने हो गए, 24,000। अब यहाँ पे देख ले तो सेम मैंने इसी तरीके से किया है।
वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कितनी थी, 2.4 मिलियन। उसके बाद पार वैल्यू कितनी थी, $100। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने थे मैंने प्रेफर्ड स्टॉक के, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक को मैंने डिवाइड कर दिया पार वैल्यू के साथ, यानी कि पर शेयर वैल्यू के साथ। तो मेरे पास जो अमाउंट कैलकुलेट हो गई वो आ गई टोटल नंबर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। नेक्स्ट मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करने को कहा गया है वो है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनुअल डिविडेंड पेड टू प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, कि आपने प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को टोटल डिविडेंड कितना पे किया है। जब आपको थ्योरी डिस्कस की थी तब मैंने बताया था कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वो फिक्स होता है। अब यहाँ पे जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड देना है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट अगर आप देखते हैं तो उसका सबसे पहला लफ्ज लिखा हुआ है 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक। इसका मतलब क्या है कि आपने इस क्वेश्चन में प्रेफर्ड स्टॉक पे जो डिविडेंड पे करना है वो 7.5% है। 7.5% ऑफ व्हाट, 7.5% ऑफ पार वैल्यू। तो अब इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो 7.5 सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक शेयर पे कितनी वैल्यू है। तो अगर एक शेयर पे वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हम लोग सिंपली परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 7.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। अगर मैं 7.5 डिवाइडेड बाय 100 कर देता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.075। अब मैंने देखना कितनी वैल्यू पे मुझे 7.5% कैलकुलेट करनी थी, तो वो 100 पे करनी थी क्योंकि एक शेयर की प्राइस 100 थी। तो मल्टीप्लाई करके देख लें तो मेरी जो वैल्यू पर शेयर जो डिविडेंड मैंने पे करना है वो कितना है, $7.5, यानी कि एक प्रेफर्ड स्टॉक पे जो मैं डिविडेंड पे करूंगा वो 7.5% पे करूंगा। तो मैंने अब 7.5% एक पे है। अभी मैंने कैलकुलेट किया था, मेरे पास टोटल प्रेफर्ड स्टॉक कितना है, 24,000। ये मेरे पास 24,000 प्रेफर्ड था। तो एक पे मेरे पास है 7.5 और टोटल मेरे पास प्रेफर्ड स्टॉक जो अवेलेबल है वो 24,000 है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5, सॉरी 24,000 मेरे पास शेयर्स थे, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1,80,000। क्वाइट सिंपल है कि जी आप लोगों ने देखना है कि मेरा एक प्रेफर्ड डिविडेंड पे, एक प्रेफर्ड शेयर पे कितना डिविडेंड है, उसको मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, आपका टोटल प्रेफर्ड डिविडेंड कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट है जी, हाउ मेनी शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक आर आउटस्टैंडिंग। जिस तरीके से हमने पार्ट ए किया था, यानी कि हमने पार वैल्यू के जरिए कैलकुलेशन करते हुए ये कैलकुलेट किया था कि टोटल प्रेफर्ड स्टॉक कितना है, उसी तरीके से अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कॉमन स्टॉक मैंने कितना इशू किया है। उसकी कैलकुलेशन भी ऑलमोस्ट उसी तरीके से जैसे पार्ट ए की थी। यहाँ पे भी अगर देखें तो आपके पास गिवन क्या है, आपके पास 900,000 यानी कि 9 लाख रुपया गिवन है जो आपके कॉमन स्टॉक की वैल्यू है टोटल। और साथ ही आपके गिवन था कि एक कॉमन स्टॉक $2 का है। तो हम क्या करेंगे, 900,000 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास आ जाना था 4,50,000। 4,50,000, इसका मतलब जो मैंने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अभी तक इशू किए हैं वो कितने किए हैं, 4.5 लाख शेयर्स मैंने कॉमन स्टॉक के इशू किए हैं। वो सिंपल वही कैलकुलेशन है जो ए पार्ट में की थी, वहां प्रेफर्ड की थी, सिर्फ फर्क कितना है यहाँ पे हम कॉमन की कर रहे हैं। फोर्थ, व्हाट वाज द एवरेज इश्यूएंस प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक। अब यहाँ पे हमने एवरेज इश्यूएंस प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक बतानी है। आपको अभी तक के क्वेश्चंस में एक बात क्लियर हो चुकी होगी कि पास तक कंपनीज क्या करती हैं, जो शेयर इशू करती हैं उनकी इश्यूएंस प्राइस उनकी पार वैल्यू से ज्यादा होती है। और जो
वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो इन शेप ऑफ एडिशनल पेड इन कैपिटल करते हैं। अब मैंने अगर इश्यूएंस प्राइस कैलकुलेट करनी है तो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं ऐड करूंगा एडिशनल पेड इन कैपिटल को, और जो वैल्यू मैंने मेरे पास कैपिटल स्टॉक की थी, कैपिटल स्टॉक मेरे पास, कॉमन स्टॉक जो मेरे पास वैल्यू आ रही थी वो थी 9 लाख, और जो मेरे पास एडिशनल पेड इन कैपिटल था कॉमन स्टॉक का, आपकी स्टॉक होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट में वो गिवन है, वो था 8.325 मिलियन, 8,325,000, 83,25,000 रुपया आपके पास एक्सेस अमाउंट जो थी वो गिवन थी, यानी कि एडिशनल पेड इन कैपिटल था। मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया 92,25,000, यहाँ मैं कह दूं जो 9,225,000, ये मेरे पास टोटल इश्यूएंस प्राइस आ गई, यानी कि टोटल जो मैंने पैसे रेज किए कॉमन स्टॉक से वो इतने थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पिछले पार्ट में टोटल नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक कैलकुलेट किया था, वो था हमारा 4.5 लाख। तो अब मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा जो मैंने टोटल वैल्यू रेज की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्यों? इसका मतलब क्या है कि मैंने 9.225 मिलियन रेज किया 4.5 लाख शेयर्स बेच के। तो अगर मैंने एक शेयर की कीमत कैलकुलेट करनी है तो क्या करूंगा, मैं टोटल वैल्यू को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शेयर्स के साथ। जैसे ही मैं वो डिवाइड करता हूं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 20.50। इसका मतलब क्या है कि हमने ये जो इशू किया है शेयर, वो कितने का किया है, 20.5 रुपए का ऑन एवरेज इशू किया। कैलकुलेट कैसे करें, मैंने टोटल इशुएंस प्राइस जो कैलकुलेट की थी वो थी हमारी 9.225 मिलियन, उसको मैंने डिवाइड कर दिया जो मेरे टोटल नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स थे उसके साथ, तो मेरे पास आ गया 20.50। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगली रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जी हमारे पास ई रिक्वायरमेंट की बात करते हैं जी। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लीगल कैपिटल, लीगल कैपिटल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो लीगल कैपिटल जब हम थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, मैंने पार वैल्यू को डिफाइन किया था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि इसको बात लीगल कैपिटल भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे लीगल कैपिटल फाइंड करना तो सिंपल है, आप प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू के लिहाज से कैलकुलेशन देख लें और कॉमन स्टॉक की पार वैल्यू के लिहाज से कैलकुलेशन देख लें और दोनों को ऐड कर दें। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक की जो वैल्यू थी पार वैल्यू के लिहाज से वो कितनी थी, वो थी जी हमारे पास 24 लाख, ये गिवन है हमारे पास, यानी कि 2.4 मिलियन। ये स्टॉक होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट देखेंगे वो गिवन है। पार्ट ए में हमने इसको यूज करके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट किए थे। इसी तरह कॉमन स्टॉक में देख लें तो वो भी आपके पास 9 लाख गिवन है। सिमिलरली पार्ट सी में हमने इसी वैल्यू को यूज करते हुए कॉमन स्टॉक के नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए थे, दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया 3.3 मिलियन, यानी कि 33 लाख। ये समझ, ये हमारा लीगल कैपिटल है जो इस फर्म से रिलेटेड है। अगर आपकी डेफिनेशन आपको पता है कि लीगल कैपिटल क्या होता है, पार वैल्यू क्या होती है, तो ये सिर्फ एडिशन का क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं, पार वैल्यू को बात कर लीगल कैपिटल भी कहा जाता है। एफ ट्रांजैक्शन में बात करते हैं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल, सॉरी, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ पेड इन कैपिटल। आपके पास जो अभी तक का टोटल पेड इन कैपिटल वो बता दें। अब इसके लिए सिंपल है, ये जो मैंने लीगल कैपिटल कैलकुलेट किया यानी कि पार वैल्यू के लिहाज से, इसमें एडिशनल पेड इन कैपिटल ऐड कर दें। एडिशनल पेड इन कैपिटल की वैल्यू भी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बल्कि हमारे पास ये देखें, तो मैंने क्या किया, एडिशनल पेड इन कैपिटल उसमें ऐड कर दिया, किसमें, जो अभी मैंने लीगल कैपिटल कैलकुलेट किया था, तो उसमें एडिशनल पेड इन कैपिटल मैंने ऐड किया, जो मेरे पास गिवन था वो था 8.325 मिलियन, उसको ऐड कर दिया तो हमारे पास जो टोटल पेड इन कैपिटल बन गया
वो बन गया 11.625 मिलियन, 1,16,25,000। कैसे किया? जो मेरा लीगल कैपिटल था उसमें मैंने एडिशनल पेड इन कैपिटल ऐड कर दिया, तो ये टोटल पेड इन कैपिटल बन गया। इसी तरीके से आप लोगों को याद हो कि आप लोग जो क्वेश्चन करते थे तो पहला क्या करते थे हम, प्रेफर्ड स्टॉक का वैल्यू कैलकुलेट करते थे, फिर कॉमन की वैल्यू कैलकुलेट करते थे, फिर एडिशनल पेड इन कैपिटल की कैलकुलेट करते थे, तीनों को ऐड करते थे तो कहते थे ये हमारा टोटल पेड इन कैपिटल है। सेम वही काम किया हमने, प्रेफर्ड और कॉमन की वैल्यू कैलकुलेट की और इसको हमने नाम दे दिया लीगल कैपिटल का। इस लीगल कैपिटल में हमने एडिशनल पेड इन कैपिटल ऐड किया तो हमने कह दिया ये हमारा अब टोटल पेड इन कैपिटल है। नेक्स्ट हमारे पास है जी पोर्शन। व्हाट इज द बुक वैल्यू पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक? देयर आर नो डिविडेंड्स इन एरियर्स। अब आपने बुक वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है कॉमन स्टॉक की, कि आपका कॉमन स्टॉक की बुक वैल्यू क्या है। ये थोड़ा सा आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर पाएंगे, अदरवाइज शायद थोड़ा सा मुश्किल फील हो आपको। इसके लिए सिंपल ये है कि जी आपने देखना है मेरी टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी कितनी है। वो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, वो आपके पास गिवन है क्वेश्चन में 14.22 मिलियन, 1,42,20,000, ये वैल्यू स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। अब इस वैल्यू में से जो हमारा पोर्शन है प्रेफर्ड स्टॉक का वो माइनस कर दें, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो हम करने जा रहे हैं वो हमने करनी है कॉमन स्टॉक की। बुक वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है? कॉमन स्टॉक की। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में से जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो माइनस कर देंगे। प्रेफर्ड स्टॉक की जो हमारे पास वैल्यू बुक में गिवन थी वो थी 2.4 मिलियन, यानी कि 24 लाख। तो मैंने क्या किया, जो मेरी टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी थी उसमें से 2.4 मिलियन माइनस कर दिया। जैसे ही मैंने उसको माइनस किया तो हमारे पास इक्विटी आ गई कॉमन स्टॉक होल्डर्स की, कि ये टोटल इक्विटी है जो कॉमन स्टॉक होल्डर से एसोसिएटेड है। नाउ अब ये मेरे पास कॉमन स्टॉक की इक्विटी आ गई। अब मुझे क्या किस चीज की जरूरत है कि मेरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे। वो अगर आप देखें तो हम लोगों ने पार्ट सी में कॉमन स्टॉक के नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए थे कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमारे है कितने। वो हमारे हमने कैलकुलेट किए थे 4.5 लाख। अब हमारे लिए काफी काम आसान हो चुका बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का। मैं क्या करूंगा, हमारे पास टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी जो कॉमन स्टॉक से रिलेटेड है, यानी कि कॉमन स्टॉक इक्विटी जो आई है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक से। वो कितने हैं? 4.5 लाख। तो हम लोगों ने क्या किया, जो 11.820 मिलियन था, यानी कि 1,82,लाख, सॉरी 1,18,20,000, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 4.5 लाख से। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी 26.27। 26.27 ये वो मेरी बुक वैल्यू पर शेयर है। नेक्स्ट हम लोगों को जो उसने क्वेश्चन किया है वो एच, ये अभी तक के जो एच है ये सबसे आप समझ लें कि इसमें 2-3 कैलकुलेशंस और इन्वॉल्व हैं। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है पहले वालों से, ये डायरेक्ट नहीं है, इसमें थोड़े से आपको कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। एच में वो क्या कहता है, assume that the retained earning at the beginning of the year amounted to 7 lakh 7.1 717,500, 7,17,500 थी जो हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग थी साल के स्टार्ट में। एंड दैट नेट इनकम फॉर द ईयर वाज 3.97 मिलियन, और इस साल जो मैंने प्रॉफिट अर्न किया था वो 3.97 मिलियन था, यानी कि 39,70,000 था। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट वाज द डिविडेंड डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर ऑन ईच शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक। आपने ये बताना है
कि मैंने टोटल अभी तक डिविडेंड कितना पे किया कॉमन स्टॉक पे। साथ ही उसने हिंट के तौर पे आपको बता दिया नेट इनकम इंक्रीजेस रिटेन्ड अर्निंग वेयर एज डिविडेंड डिक्रीजेस रिटेन्ड अर्निंग। ये अभी हम बार बार बात पहले कर चुके हैं कि रिटेन्ड अर्निंग पे अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इंक्रीज हो जाएगी रिटेन्ड अर्निंग, लॉस हो रहा है तो डिक्रीज हो जाएगी, डिविडेंड पे कर रहे हैं तो रिटेन्ड अर्निंग डिक्रीज कर जाएगी। अब सबसे पहले तो मुझे क्या करने की जरूरत है, मुझे ये देखने की जरूरत है कि मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस क्या है। रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस आपके पास गिवन है, वो आपके पास जो रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है इसी ट्रांस स्टेटमेंट में उसने बता दिया है, वो है आपके पास 7,17,500। अब नेक्स्ट हमें जो चीज रिक्वायर्ड होती है वो होती है नेट इनकम। इसी स्टेटमेंट में उसने आपको नेट इनकम भी बता दिया, वो क्या है 39,70,000 यानी कि 3.97 मिलियन। हम लोग क्या करेंगे 3.97 मिलियन प्लस 7,17,500 दोनों को ऐड कर देंगे। अब ये वो अमाउंट है जो मेरे पास अवेलेबल है कि मैं इसमें से डिविडेंड पे कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया 7,17,500 प्लस 39,70,000, तो मेरे पास जो अमाउंट आ गई वो आ गई 46,87,500, 4.6875 मिलियन। ये मेरे पास अमाउंट आ गई, ये सब टोटल आ गया। अब इसमें से मैं डिविडेंड माइनस करूं तो मेरे पास एंडिंग बैलेंस आ जाता है। अब मैंने डिविडेंड तो कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या माइनस करूंगा इसमें से, मैं माइनस करूंगा मेरे पास एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग कितनी गिवन थी, वो आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो ये मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग मौजूद थी, समझ लें कि साल के शुरू में, सॉरी साल के एंड तक ये मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग थी। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास रिटेन्ड अर्निंग जो स्टॉक होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट में रिपोर्ट हुई है वो कितनी है। वो रिटेन्ड अर्निंग रिपोर्ट हुई है जी 25,95,000 आपके क्वेश्चन में गिवन है। अब ये अमाउंट मैंने जो मेरा सब टोटल था उसमें से माइनस कर दी। जैसे ही ये अमाउंट माइनस करेंगे तो मेरे पास अमाउंट आ जाएगी 2.092 मिलियन यानी कि 20,92,500। ये क्या है बेसिकली, ये मेरा डिविडेंड है जो मैंने इस साल में पे किया। मैं इसको रीकैप कर देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा मेरा साल के शुरू में रिटेन्ड अर्निंग कितनी, उसमें मैंने नेट इनकम ऐड कर दी, तो ये मेरे पास एक टोटल इनकम अवेलेबल हो गई जो मैं डिविडेंड पे कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने डिविडेंड फाइंड करना था, तो अब मैंने देखा कि ये मेरे पास टोटल अवेलेबल थी, डिविडेंड पे करने के बाद मेरे पास बचा कितना, वो अमाउंट मेरे पास गिवन थी। वो मेरे पास जो अमाउंट गिवन थी जो डिविडेंड पे करने के बाद की थी वो 25,95,000 थी, तो मैंने उसको माइनस कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, तो आपको ए और सी गिवन है और आपको कह दिया बी फाइंड करना है, तो हम माइनस करके उसको फाइंड कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे डिविडेंड को फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब ये मैंने टोटल डिविडेंड पे कर दिया। अब मुझे तो डिविडेंड चाहिए सिर्फ सिर्फ कॉमन स्टॉक का। ये डिविडेंड जो मैंने कैलकुलेट किया है ये टोटल है, इसमें प्रेफर्ड भी शामिल है और कॉमन भी है। तो अब मैंने अगर सिर्फ कॉमन का चाहिए तो मैं प्रेफर्ड का डिविडेंड माइनस कर दूंगा। प्रेफर्ड का डिविडेंड अगर आप ये देखें तो हम लोगों ने उसको फाइंड किया था बी पार्ट में। ये हम लोगों ने ये प्रेफर्ड का डिविडेंड फाइंड किया था, वो निकला था 1,80,000। तो मैंने क्या किया, जो प्रेफर्ड का डिविडेंड था वो मैंने इस कॉस्ट में से, सॉरी इस डिविडेंड जो मैंने टोटल डिविडेंड पे किया उसमें से माइनस कर दिया। टोटल डिविडेंड मेरा था 20,92,000, उसमें से मैंने 1,80,000 माइनस कर दिया, तो मेरे पास आ गया 19,12,500। ये वो मेरा टोटल कॉमन स्टॉक का डिविडेंड है जो मैंने इस साल पे किया। सवाल टोटल डिविडेंड फाइंड करने का नहीं था, सवाल था पर शेयर डिविडेंड फाइंड करने का। अब मैं क्या करूंगा, टोटल मेरे पास आ गया, इसको डिवाइड कर दें जो टोटल नंबर ऑफ मेरे पास कॉमन स्टॉक थे,
वो भी अगर देखें तो हमने टॉप पे कैलकुलेट किया था, वो ये कैलकुलेट किया हुआ सी पार्ट में। मैंने कहा था वो जो वैल्यू है वो है 4.5 लाख। तो अब मैंने क्या किया, जो टोटल मैंने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड पे किया था, वो था मेरे पास 19,12,500। जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स थे वो थे 4.5 लाख, तो मैंने डिवाइड कर दिया। तो अगर मैं इसको आपके सामने भी कर दूं तो वो बिल्कुल ऐसे ही है। ये मैंने इक्वल टू का साइन कर डाल दिया, 19,12,500 डिवाइडेड बाई 4.5 लाख। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 4.25। ये मेरा डिविडेंड है पर शेयर ऑन कॉमन स्टॉक। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ये हमारा जी चैप्टर 11 का 11.5 प्रॉब्लम भी हमने कर दिया। अब जो हमारा सिलेबस था वो तकरीबन यही था। इसमें हमने स्टॉक होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट बनानी थी। सबसे पहले मैंने आपको स्टॉक होल्डर पहले थ्योरी डिस्कस कर दी, शेयर्स क्या हैं, शेयर्स की टाइप्स क्या हैं, शेयर्स की टर्मिनोलॉजीज क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पेड इन कैपिटल क्या है, आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या हैं, पार वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। ये सारी आपको एक थ्योरी बिल्ड करके देती है। उससे अगले सेशन में हम लोगों ने जो उससे रेलेवेंट प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व कर दिए। देन हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या डिस्कस किया कि उसकी जो जर्नल एंट्रीज की जाती हैं वो कैसे की जाती हैं, स्टॉक होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट उसके बाद उसी जर्नल एंट्री से बनाई। तो यानी कि स्टॉक होल्डर अगर हम जो जर्नल एंट्री से स्टॉक होल्डर इक्विटी स्टेटमेंट की तरफ जाना तो वो कैसे जाएंगे वो बना दी। आखिरी टॉपिक में मैंने क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं, कि मेरे पास स्टॉक होल्डर्स इक्विटी स्टेटमेंट गिवन थी और मुझे कहा गया था आप नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक कैलकुलेट कर दें, नंबर ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक कैलकुलेट कर दें, डिविडेंड कैलकुलेट कर दें, डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट कर दें, लीगल कैपिटल फाइंड कर दें। ये वो चीज़ें थी जो मुख्तलिफ किस्म की मुझे कहा गया था। आप ये समझ लें पहले आप ABC अगर लिख रहे थे A to Z, इस क्वेश्चन में आपने उसको Z to A किया यानी कि उसको रिवर्स किया है। तो ये सवाल अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। तो जी ये हमारा 11 चैप्टर 11 कंप्लीट है। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।